तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और हमने वहाँ तिरंगा झंडा फहराया। और जब मैं तिरंगा झंडा फहरा करके हम 40 लोग मोदी जी की देख रेख में, क्योंकि वो तिरंगा यात्रा के प्रभारी थे मुरली मनोहर जोशी जी की, जब हम हवाई जहाज से लौटे तो हमारे जहाज पर नीचे से मिसाइलें दागी गई आतंकवादियों के द्वारा। भगवान की दया से हम बचे, और जब हम जम्मू के हवाई अड्डे पर उतरे तो अटल जी, राजमाता जी और अडवाणी जी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो अटल जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं दौड़ करके अटल जी से लिपट गई। तो अटल जी ने भी सिर पर थपकी मारी और कहा कि अच्छा आ गई लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा के। तो मैंने उनको जो जवाब दिया था वो ढूंढा वाले और सारे आसपास के लोग सुन लें, वो जवाब जरूर पूरा होगा। मैंने उनको कहा था कि बाप जी, उनको बाप जी कहती थी, मैंने कहा बाप जी अभी तो मैंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया है, एक दिन देखना मैं लाहौर और कराची पर भी तिरंगा झंडा फहराऊंगा। और इसलिए एक लंबी यात्रा चली, और आप यकीन करिए इस लंबी यात्रा में मेरी कोई शक्ति नहीं थी। मेरी माँ का आशीर्वाद था, मेरे पिता नहीं रहे थे लेकिन उनकी छाया का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। मेरे दादा बहुत वीर माने जाते थे, उनका आशीर्वाद था। मेरे नाना बहुत पढ़े लिखे और शौर्यवान व्यक्ति माने जाते थे, आज उस परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका बहुत आशीर्वाद था। नहीं तो मैं स्कूल में गई ही नहीं हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी में भाषण करती हूँ। मैं स्कूल में गई नहीं हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में मेरे भाषण के बारे में लोग कहते हैं जैसे मान लो मुझे संविधान का ज्ञान हो, जबकि मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। मुझे खुद लगता है चक्कर क्या है, एक नासमझ आदमी इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ गया। 11 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही, युवा मोर्चे की अध्यक्ष रही, पार्टी की महासचिव रही, पार्टी की उपाध्यक्ष रही, मुख्यमंत्री रही, फिर मोदी जी के साथ मंत्री रही। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझ में कोई खूबी है तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। मुझे पता है ये मेरी खूबी नहीं है, मैं तो तार हूँ, बिजली का तार। तार को तो चूहे उतर जाते हैं अगर उसमें बिजली नहीं होगी तो। तार में ताकत तब आती है जब उसमें बिजली आती है, इसलिए मैं हूँ तार और आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं बिजली, वो उसमें बिजली बन के बढ़ती है। आपका साथ है जो मुझे ताकत प्रदान करता है, आप मेरे साथ खड़े हो जाते हो तो वो मुझे ताकत प्रदान करता है। राजमाता भैया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी और कैलाश जोशी जी, जिनसे मैंने ईमानदारी की राजनीति सीखी। लोग कहते थे कि गंगा जल की कसम खा के आप पलट सकते हो, लेकिन कैलाश जोशी जी का नाम गंगा जल से ज्यादा निर्मल माना गया था। ईमानदारी की राजनीति उन्होंने की और वो मुख्यमंत्री भी रहे। इसलिए कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री रहे और उसके पास खुद की गाड़ी ना हो, उनको बैंक से लोन लेकर के गाड़ी लेनी पड़ी। मंत्री भी नहीं और वो कई बार मेरे कपड़े और चप्पलें देखते लोग समझते हैं अगर मैं बताऊँ नहीं कि उमा भारती हूँ तो ये तो लगेंगे मुख्यमंत्री हमारे में जाएंगे, ये कछु नहीं है, ये पार्षद पंच तक नहीं है, और हम लगेंगे भिखमंगा और कोई हमें दक्षिणा दे देगा तो ले लो, कोई भिक्षा मांगने के लिए आ गया है। क्यों? क्योंकि कभी ये बातों का ध्यान रहता ही नहीं है। मुझे ये कि जब मैंने, आपको याद है जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली उसके बाद मैंने मुंडन करवाया था, याद है आपको? क्यों करवाया था मैं बताती हूँ। हर जगह दिग्विजय ये कह रहे थे कि अगर मैं सरकार नहीं बना पाया तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, और प्रतिज्ञा करते थे 10 साल तक कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, तो प्रतिज्ञा करते थे। तो लोग मुझे पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आप भी कोई प्रतिज्ञा कर दो, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे तो पहली में मुख्यमंत्री ने बोले भाई तो मुझे मरवा लूँगी, लेकिन मेरे मन में धारण किया कि ठीक है हम तिरुपति बालाजी को अपने केस चढ़ा के आ जाएंगे। तो हम तिरुपति बालाजी गए और अपने केस चढ़ा के आ गए तिरुपति बालाजी को। और उसके बाद में फिर जब हम यहाँ लौटे तो सुषमा स्वराज जी वो केंद्रीय मंत्री थी उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, तो भोपाल एम्स मैंने मंगाया। भोपाल एम्स जब मैं लाई तो मैंने उनको कहा कि आप उसका शिलान्यास करने के लिए आई, मैं मुख्यमंत्री थी, वो आई मेरा घर सर देखा, बोली हाय राम मुख्यमंत्री बनी थी तो कुछ तो सुंदर दिख लेती, जब मुंडी मूड लेके आ गई हो। तो मैंने उनको कहा कि जी मैंने अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकार नहीं बनाई है, मैंने अपने राज्य के गरीबों का चेहरा चमकाने के लिए सरकार बनाई है, इनको सड़क बिजली और पानी देने के लिए सरकार बनाई है। और इसलिए जब केदारनाथ के पट खुले तो मैं गई त्रिजुगी नारायण जहाँ पर 3 कुंड हैं, मैंने शिवराज जी को ये बात कही थी, मोहन को भी मैंने कही मोहन यादव जी को, वहाँ पर मैंने तीनों कुंड में नहाया, जबकि उस पर परत चढ़ी हुई थी। एक ब्रह्मा कुंड है, एक शिव कुंड है और एक विष्णु
कुंड है। और मुझे वहाँ के पंडित ने कहा क्योंकि वो अक्षय तृतीया आने वाली थी, तब भी वहाँ बर्फ रहती है, उसकी बर्फ घटती है जुलाई में जाके जब पानी बरस जाता है। कुंडों पे बर्फ की परत जमी रहती है, कुंड बहुत गहरे नहीं होते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आप हो सके तो 3 में नहा लीजिए और आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो मैं वो तीनों बर्फीले कुंड में उतर गई। उसमें एक एक करके नहाना पड़ता है। पहले शिव जी के कुंड में नहाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के कुंड में नहाते हैं और फिर विष्णु जी के कुंड में नहाते हैं। मैं तीनों में नहाई, ठंडे पानी में। आप सामने बर्फ की परत को तोड़ते हुए मैं अंदर गई। जब जैसे ही मैंने नीचे पाँव रखा उतर बर्फ टूट गई और कैसी ठंड रही होगी, जब गई जिंदा रह गई। मैं उसमें नहाई और मैंने क्या मांगा, ये ग्वाल बाबा मेरे साक्षी है, ये टेकरी का हनुमान मेरे साक्षी है, मेरे पीछे की बगात माता मेरी साक्षी है, मेरे पूर्वजों की भूमि मेरी साक्षी है, ये शंकर महादेव मेरे साक्षी हैं। मैंने क्या मांगा था वहाँ पर उन तीनों कुंडों में नहाते हुए? मैंने मांगा कि हे भगवान मेरे राज्य को धन धान से संपन्न कर देना। ये मांगा, धनदान से संपन्न कर देना मेरे राज्य को। और इसलिए मैंने शिवराज जी को भी कहा कि मैं बर्फीले कुंड में नहा करके भी जान बचा के आई हूँ। मेरे राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, यहाँ गरीब लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही बात